हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज हम लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को शुरुआत करेंगे। ये एक बहुत ही समराइज फॉर्म का चैप्टर होगा। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू एक शॉर्ट में डिटेल लेक्चर आपको देने वाला हूँ। इसमें आपको एडवांस लेवल मतलब कि रिवीजन टाइप में मैं आपको समराइज़ करवा दूँगा, और ये जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं इसी तरह आपके वीडियो लाता रहूँगा, इसीलिए सब्सक्राइब, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ लाइंस दिए हुए हैं जो कि क्या कहता है, आवर डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। तो ये कुछ सिचुएशन है, इसे आप पढ़ सकते हैं खुद से। और इसका कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। ये एक्टिविटी 1.1 है, आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम को बर्नर के हेल्प से बर्न किया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। यही है। इसे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। इस मतलब कि बुक को एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसमें यही है। हम लोग अभी मेन एग्ज़ाम के बेसिस पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो कंसिडरिंग टॉपिक आता है वो होता है ये चेंज कि हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो इस टॉपिक को आप एक बार पढ़ें। जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये सब कुछ मतलब कि चेंजेस दिखाई देते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। कब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने पर आप या तो उसका देख सकते हैं स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका रूप वो बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस निकलना, वो सब हो सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब चलिए, मैं आपको सबसे एक एक एग्जांपल शॉर्ट में देता जाता हूँ। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज मतलब कि देख सकते हैं आप। जैसे कि कोल होता है, कोल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आपको पता होगा। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। आप राइटिंग पर मत जाइए, आप समझिए थोड़ा सा। कोल प्लस ऑक्सीजन, CO2, जब इसे हम लोग बर्न करते हैं चेंज इन स्टेट होता है। मतलब कि हीट नहीं कंबाइन करते हैं तो कोल प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट जो हो, मतलब इसके साथ जब रिएक्शन होता है, आप सीधा टॉपिक पर आइए। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। चलिए, तो इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर का बात होता है तो CaO, ये सब आप शायद नहीं सुने होंगे। तो अच्छा, मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ। CaO प्लस H2O, क्विक लाइम H2O, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ। ये फॉर्म करता है CaOH2 प्लस हीट। ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल ही है। जैसे कि CO क्विक का ये फॉर्मूला होता है। जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ, तो ये आपका एक लाइम में वाटर फॉर्म कर देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, और ये हीट रिलीज करता है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर, और दो एग्जांपल इसी तरह है। इसे आप बाद में इसका एग्जांपल आपको दे दूंगा। इसे आप समझ लीजिए, 4 पॉइंट होते हैं, ये याद करिए। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन पर आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन, ये एक आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया, मैग्नीशियम एंड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक आता है स्टार्टिंग फेज में, वो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये क्या होता है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? तो रिएक्टेंट, यहाँ पर आपको डिफिनेशन एक वेल फॉर्मेट में डिफिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। क्या है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन इन रिएक्शन, chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are reactant. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. ये मतलब कि आपको ये बता रहा है ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, और बोल सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है और प्लस साइन से जो जॉइंट होते हैं, वो आपका रिएक्टेंट साइड होता है। और वही जो कि राइट हैंड साइड होते हैं, वो आपका प्रोडक्ट साइड होता है। ये आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये याद रखिए। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट जो रिएक्ट करने का प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट जिससे होता है कि निकला हुआ प्रोडक्ट,
अंतिम जो आ जाता है प्रोडक्ट हिसाब, उसे कहते हैं। तो यही ये रिएक्टेंट हुआ जो रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट जो रिलीज होगा, जो लास्ट में बचेगा, फॉर्म करेगा जो। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे अब हम लोग यहाँ पर एक दिया हुआ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाए ये बता रहा है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन इस टॉपिक में, जैसे कि आपको क्लास 9 में पढ़ा, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो एक मैं डिफिनेशन दे देता हूँ, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसका काम आ सकता है। इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। फिर से सुनिए, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्लास 9 में आपने पढ़ लिया होगा, तो ये आपके लिए उतना कुछ खास नहीं होगा। तब अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, यहाँ पर इस बुक में एक कमी है कि इसमें डिफिनेशन नहीं है इसका। तो एक मैं छोटा सा बता देता हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक सेकेंड, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप समझ लीजिए, मतलब कि जो बताना चाह रहा हूँ, ये केमिकल रिएक्शन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर समझिए, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो हमें डिफिनेशन था क्लास 9 में, आप बेसिक पढ़े होंगे। केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबॉलिक तरीके से, जैसे कि हर एक का क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन होता है, या आप बोल सकते हैं उसके, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg, इस तरह उसका स्केलेटन इक्वेशन होता है, या वर्ड इक्वेशन से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द यूज़ ऑफ प्लस साइंस, एरो साइंस। उस तरह से जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए मतलब कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर इस बुक में बहुत ज़्यादा कुछ इवैल्यूएट किया हुआ, लंबा उम्बा किया हुआ, मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ। ये क्या, एक सेकेंड। तो हेलो, अब आगे बढ़ते हैं। और राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। इसमें आपको बस केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको शॉर्ट उसका फॉर्मूला जो होता है वो याद करना है। जैसे कि मैग्नीशियम का Mg, और पोटेशियम का K होता है, सोडियम का नहीं, ये सब आपको शॉर्ट में याद करना है। और बस उसके आगे हो गया, ये टॉपिक ख़त्म है। अब आगे आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, तो ये टॉपिक आ रहा है। तो इसके लिए आपको मतलब कि बुक में कुछ ज़्यादा ही इवैल्यूएट किया हुआ, कुछ ज़्यादा ही लंबा किया हुआ, ये सब कोई काम का नहीं है। मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, आपने इसे पढ़ा ही होगा, इससे पूरे साल में पढ़ लिया होगा। ये एक समराइज फॉर्म, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता जाता हूँ। जैसे कि ये एक वर्ड इक्वेशन है, ये आपका एक वर्ड इक्वेशन है, ये जो दिया हो इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये एक वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपका क्या उसे कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन है, लेकिन इसे देखना होगा बैलेंस है या नहीं। तो सिंपली आपको ये समझना है बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, जैसे कि थोड़ा देर पहले बताया, ये प्रोडक्ट साइड है। इस दोनों में जैसे कि जिंक में कितना आइटम अवेलेबल है, उस तरह से इधर जैसे कि ये इसी का अगर बना हुआ है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिंक में जैसे कि एक दिया हुआ है, एक जिंक है, तो इधर रिएक्टेंट साइड में एक जिंक है। LHS साइड जैसे बताया, LHS साइड ये होता है। LHS साइड में जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, सोडियम सल्फर एक है, और ऑक्सीजन चार है, चार। अब उसे हम लोग को राइट हैंड साइड भी बराबर करना है। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है,
तराजू में जिससे बैलेंस किया जाता है, आप सामान कहीं नहीं जाते हैं तो कैसे बराबर किया जाता है, बैलेंस मतलब बराबर होता है। तो इसे दोनों साइड को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग को राइट हैंड साइड भी बराबर करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड हमारा कुछ देखने पर पता चलता है, जिंक भी एक है, ये ऑलरेडी लगता है बैलेंस है। तो इसे दिखाया जा रहा है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंसिंग के लिए अगर हमारे पास एक साइड अगर ज़्यादा है एक साइड कम है, तो वो साइड हम लोग को फार्मूला को इवोल्यूट करके टू जैसे कि कुछ और यहाँ पर पावर रहता है, तो टू जेड एन का अगर कमी होता है दो, तो टू जेड एन इस तरह करके हम लोग बना सकते थे इसको। तो हम लोग आगे आते हैं, तो ये स्टेप लिखा हुआ बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग को पहले ये कुछ मतलब कि सिस्टमेटिक कुछ ज़्यादा चला गया है। आपको सिंपली शॉर्ट टर्म बनाना होगा एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में इतना लंबा आप करेंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। ये आपको समझाने के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है। तो ये एक मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल लिया हुआ है, आयरन प्लस वाटर, तो Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि एलिमेंट लिया हुआ है आयरन। आयरन में रिएक्टेंट साइड में एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। और प्रोडक्ट साइड में दिखा रहा है कि ये तीन दो चार है, मतलब कि रिस्पेक्टिवली एक के रिस्पेक्टिव इतना, दो के रिस्पेक्टिव इतना, ये सब बता रहा है इतना है। तो इसका क्या किया जाता है, स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, जितना मतलब कि कमी है, जो साइड कम है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। बढ़े हुए कम नहीं कर सकते हैं, तो कम जो है उसको बढ़ाएंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि 1 इन H2O में बढ़ाएंगे हम लोग टू बैलेंस H2O को ये चार से इस तरह मल्टीप्लाई करके दिखाया जा रहा है। ये एक बेसिक लेवल में मैं आपको रिवाइज करवाते चला जाता हूँ। हम लोग उसे बैलेंस करते हैं, किस तरह से पता चल रहा होगा आपको। स्टेप 4 में भी मतलब कि आपको ये सभी साइडों को बैलेंस कर देना, दोनों साइड को बैलेंस कर देना। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है। ये इसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। अच्छा, उसमें बैलेंस नहीं था तो यहाँ पर बैलेंस हुआ है। आगे थोड़ा सा देखना छूट गया था। तो ये आखिर बैलेंस इक्वेशन है जिसमें 3Fe4H2O और Fe3O4 इसमें क्या क्या है, तो Fe इधर 3 है तो देखिए इधर भी Fe3 मिलेगा। H2O 4H2O है तो इधर देखिए जैसे कि चार H2 है तो 4H2O। ओ यहाँ पर 4 जैसे कि यूज़ हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ भी 4 यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 4 है। तो इसके साथ आते हैं अब यहाँ पर आगे पॉइंट नंबर 7 आपको क्या बताता है कि हम लोग सिम्बल्स के यूज़ से फिजिकल स्टेट जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाता है हमारे केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हो जाता है आपको उसका फिजिकल स्टेट बताने का, ठीक है। और इसका नेचर बताने का कि किस टाइप का है, जैसे फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और नेचर बताने में एक्वस है, डाइल्यूट है इन नेचर, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इससे आपको देख के पता मतलब कि उसे आप इंफॉर्मेशन के साथ लिखने पर वो इन्फॉर्मेटिव लगता है केमिकल इक्वेशन। और इसमें आप हीट एनर्जी चेंजेस बता सकते हैं, जैसे कि इंडोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये सब आप इसमें बता सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैटलिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शनल, ये रिवर्सिबल है, मतलब कि ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ये सब बता सकते हैं। और इसके नेचर बता सकते हैं, गैस का नेचर बता सकते हैं। गैस का नेचर मतलब कि ये लाइट हवा से हल्का है, हवा से भारी है, ये सब आप इसमें बता के इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इसको। तो ये सब कुछ सिंपल है। तो अब इसको भी आप समझ गए होंगे कि इंफॉर्मेटिव कैसे ये आपको बुक में मतलब कि बहुत छोटे से टॉपिक में निपटा दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसका ही मैं आपके लिए सेशन ला सकता हूँ। इसका सेशन में आपको क्वेश्चन आंसर समराइज फॉर्म में मतलब कि इसका क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं, मैं आपको अभी चैप्टर बता देता हूँ। चैप्टर क्या होता है, अब हमारे अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप में तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन आपको क्लास 10 में पढ़ने हैं, उसके बाद फिर क्लास 11 और भी पढ़ने होते हैं।
लेकिन वही क्लास 10 का जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला हमारा दिया हुआ है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक साइड जो रिएक्टेड साइड होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ कंबाइन करता है, दो से अधिक सामान केमिकली कंबाइन करता है और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया सी ए ओ क्विक लाइम। थोड़ा पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये हीट रिलीज कर रहा है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज इन टेम्परेचर में मतलब कि हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि CO क्विक लाइम प्लस वाटर, ये इधर दो रिएक्टेंट साइड आप देख सकते हैं, दो क्या कहते हैं सब्सटेंस है जो कि केमिकली कंबाइन कर रहा है, केमिकल के थ्रू केमिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो एक सब्सटेंस बना रहा है CaOH प्लस O2 CaOH2। तो यहाँ पर हीट जो आपको दिख रहा है आप बोलेंगे नहीं ये तो दो है, नहीं, हीट जो है वो रिलीज कर दे रहा है, ये नेचर में चला जाता है, ये प्रोडक्ट आपको एक ही बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो जब दो आदमी कंबाइन करता है, दो सब्सटेंस कंबाइन करता है और एक फॉर्म करता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये सिंपल होगा, नाम में ही छुपा हुआ कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन कंबाइन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह कुछ दिया हुआ है। अब बर्निंग ऑफ कोल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, बर्निंग ऑफ कोल जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो रिएक्ट करता है, तो बोल सकते हैं तो CaO बनाता है, मतलब कि दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और एक ही फॉर्म कर रहा है। वाटर का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बना रहा है। अब यहाँ पर आ जा सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। इंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब कि जो रिएक्ट कहता है हीट एनर्जी रिलीज करता है और एक एब्जॉर्ब कर जाता है। मतलब कि आप इसे बेसिक तो यही होता है, लेकिन आप इसे डिटेल में जानेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा कि एक रिलीज करने के बाद जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उससे ज़्यादा अगर हीट रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक, और अगर जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उससे कम रिलीज करता है तो एंडोथर्मिक। ये कुछ एडवांस लेवल में चला जाता है, ये 11-12 के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। तो 10 के पर्सपेक्टिव से यही है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो कि हीट रिलीज ना करता हो, एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करता हो, आप इसे ही याद करें। तो अब यहाँ पर आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आना होगा। तो अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सब कुछ इसी तो टॉपिक, आप इसे मतलब टाइम मिले तो इसे पढ़ लें, वरना मैं आपको जो जो पढ़ाता हूँ एक बार पढ़ लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे याद रखें थोड़ा सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो होता है वो टूट कर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बन जाता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे अपने वर्ड में आंसर में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है तो यहाँ पर जैसे कि FeSO4 है तो उसे हीट मिलेगा, उसे मतलब कि किसी भी तरह से उसे तोड़ा जा रहा है, स्प्लिट किया जा रहा है, तो वो स्प्लिट हो जा रहा है, मतलब केमिकल केमिकल यूज होता है, रिएक्ट कर रहा है तो वो स्प्लिट कर रहा है और वो तीन प्रोडक्ट में बट रहा है। ये प्रोडक्ट साइड है पे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ भी लाइम स्टोन को दिखा रहा है, हीट करने पर वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और ये मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है, उतना भी नहीं होगा हार्ड। तब आगे आते हैं ये क्वेश्चन सब तो आपको बता सकते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको बहुत पुराना है, क्लास 8 में भी पढ़ाया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब कि बोलता है जो किंग होता है वो अपने गरीबों को हटा देता है, जो बलवान होता है वो अपने कमज़ोरों को वहाँ से हटा देता है, बोलता है कि इसके साथ मैं ही रहूँगा, घर से निकाल देता है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जैसे कि कंबाइन करता है। आप लोहे के कील को कॉपर सल्फेट करके सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, तो यही सब कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि इसमें आयरन के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया तो क्या हुआ,
आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज का मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे रिएक्टिव आपको अभी याद रखना है के, मतलब पोटेशियम, उसका एन ए, उसका बाद बी ए, सी ए, एन जी, उसका डी एल, ये देखिए मैंने आपको लिख दिया। सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा? सबसे रिएक्टिव ये है, और सबसे कम रिएक्टिव नीचे मतलब बढ़ते जा रहा है तो वो कम रिएक्टिव है। सॉरी। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया जा रहा है, अगर मान लीजिए सोडियम का सोडियम के क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशन में अगर बेरियम आता है तो वो बेरियम सोडियम को नहीं रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन सोडियम अगर बेरियम के सॉल्यूशन में आता है तो उसे रिप्लेस कर देगा। मतलब कि ये सब जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है। जैसे कि के जो है Na से हाई है, हाई रिएक्टिव है। Na बाकी सब नीचे से हाईली रिएक्टिव है। ये नीचे कोई भी सब्सटेंस मतलब नीचे कोई भी ये सब में हो या इसके जैसा तो उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्टिविटी से आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ZnCuSO4, ZnSO4 प्लस Cu यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। जैसे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको अभी लिखा दिया, आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। या तो होगा तो मैं आपको एक पेज खोज के दे दूँगा। तो यहाँ पर आगे आता है एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल खत्म। अब यहाँ पर नया टॉपिक्स में जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है दो बार डिस्प्लेस करना, दो बार डिस्प्लेस करना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है Na2SO4 BaCl BaCl2 BaSO4 2NaCl। तो एक मतलब क्या बोले, एक एग्जांपल है जिसमें कि ये जो है Na जो है वो Ba को, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा पहले बताया क्या कि वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन जो होता है उससे डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर वही करेगा, ये डिस्प्लेस कर देता है उसको, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जैसे कि आप दो पेयर में याद रखें, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन कंबाइन करने पर फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन, जो कि क्या एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट कर जाता है। डिकम्पोजिशन में मतलब कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लोअर को डिस्प्लेस करता है और उसी का मतलब डबल, मतलब दोनों साइड देख रहे हैं डिस्प्लेस। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ डबल डिस्प्लेस कर रहा है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये उतना टॉपिक इम्पोर्टेंट इजली अंडरस्टेबल है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन NCERT के हिसाब से बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे ये तो मतलब कि बहुत लॉन्ग चला जाता है, लेकिन आपके NCERT के हिसाब से बहुत शॉर्ट में गया हुआ है, तो इसे शॉर्ट में ही समझेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो टर्म इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन को आप कह सकते हैं मतलब कि आपके बुक के हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक सेकेंड, तो यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीडेशन में आपको बता देता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक मिनट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दो टर्म होते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा सब्सटेंस जब मतलब कि वो ऑक्सीजन को गेन करता है, उसमें उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, उस सब्सटेंस के फैमिली में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, या हाइड्रोजन या और ऐसा नहीं कि दोनों होना जरूरी, ऑक्सीजन का या तो एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का इसमें रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो ये आप एक की पॉइंट देता हूँ ओ से,
ऑक्सीजन, इसे याद रखें। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम में अक्सर गलती कर देते हैं सब आदमी, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इसे। तो इसे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब नीचे कुछ एग्जांपल दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, चलिए उसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर CuO प्लस H2 हिट से Cu प्लस H2O। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं क्या हो रहा है। CuO यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन इसे कहेंगे। ये इसे इसमें यहाँ रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन बच्चे कभी गलती कर देते हैं, ध्यान से इसे पढ़ना होता है। अब ये कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे कि आपने क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डेली लाइफ में देखा है। कोरेजन रेसिडिटी ये बता रहे हैं। तो कोरेजन तो आप जानते होंगे, मतलब कि बरसात के कारण जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसे कोरेजन कहते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। मॉइस्ट एयर के और वाटर के कांटेक्ट में जब आयरन आता है तो वो क्या कहता है, रस्ट होने लगता है, उसमें कोरेजन का प्रोसेस होने लगता है, यही सब है। अब आगे आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कि ये एक, जब खाना जो होता है वो ख़राब होने लगता है उसे रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे कि खाना, कोई भी खाना बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं, मतलब उसे रेंसिडिटी नहीं कहते हैं, मतलब वो ख़राब होने लगता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become acid and they smell and taste changes. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fat oil, keeping food at airtight packet, airtight container help to slow down oxidation. मतलब कि जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि जो ऑयल को बेसिकली ऑयल कंटेन करते हैं, अगर वो छोड़ दिए जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज करने लगते हैं। फैट्स ऑयल जो उसमें रहते हैं प्रेजेंट, ऑक्सीडाइज करते हैं। उसे बचाने के लिए, एक ऑक्सीडाइजेशन बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है, जो कि फूड को बचाते हैं। तो यही रेंसिडिटी होता है, सिंपल है। रेंसिडिटी भी उतना कुछ खास नहीं है। तो ये चैप्टर में बस इतना ही था। और इसका क्वेश्चन आंसर के लिए अगला चैप्टर, मतलब कि इसी में क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा, आप बस सपोर्ट करिए। मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ही शॉर्ट में, सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब कि जो इनर को ये सब क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको बता दूंगा आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करिए मुझे, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये शॉर्ट में इसी तरह मैं अगला चैप्टर के लिए लाते रहूँगा। थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा। थैंक